हैप्पी न्यू ईयर सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को, मेरे चाहने वाले विद्यार्थियों को और जो नए जुड़ने वाले होंगे विद्यार्थी उनको भी मेरी तरफ से नए वर्ष की शुभकामना। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से मैं इस नए प्लेटफॉर्म में आया हूं क्योंकि आपका एग्जामिनेशंस बहुत ही नज़दीक है। आप लोगों का स्नेह और प्यार जो है मुझे इस प्लेटफॉर्म पर फिर खींच से ले आया। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डिमांड था कि सर आप कहाँ चले गए, फिर से आकर के हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मेरे तरफ से शुभकामना है कि आपने मुझे याद रखा है, भूला नहीं है। चलिए, तो जो भी हमारे पास 1 महीना का समय बचा हुआ है, उस समय को कैसे यूटिलाइज कर पाएँ बेहतर अंक लाने के लिए, बेहतर मार्क्स लाने के लिए, तो मैं थोड़ा-सा प्रयास कर रहा हूँ और हिस्ट्री पोर्शन खास करके मैं सोच रहा हूँ कि 15 दिनों में आपका हिस्ट्री सेक्शंस खत्म कर दूँ। फिर जो रेस्ट समय बचता है उसमें सिविक्स कर दूँ, क्योंकि सोशल साइंस में यही 2 आपका सेक्शन है जो समझने वाला है, कॉन्सेप्ट से। रहा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, अगर वो खुद से भी अगर पढ़ लेते हो तो काम चल जाएगा। अगर समय बचता है तो उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आप जानते हो कि वीडियो जो बनाते हैं लोग यूट्यूब में, जो पढ़ाते हैं, वो केवल जो किताबों का लाइन होता है, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं और उसको पढ़ करके काम खत्म कर देते हैं। तो मैं अभी डिलेमा में हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस वे में पढ़ाना है, यूट्यूबर की तरह पढ़ाना है या एक टीचर जो आपके फिजिकली प्रेजेंट होकर के जो पढ़ाते हैं उस तरीके से पढ़ाएं। क्योंकि मैं बहुत चाहता हूं कि शॉर्टकट कर दूं, लेकिन मुझसे होता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि चूंकि इसलिए मेरा वीडियो लंबा भी हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हो। ठीक है, तो चलो मेरा प्रयास रहेगा कम समय में ज़्यादा आपको देने का। विदाउट गेटिंग एनी डिले वी शुड स्टार्ट अवर वीडियो राइट नाउ। तो आप जैसे कुछ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ कीवर्ड्स मैंने दिया है और इस चैप्टर को समझने के लिए पहले इस कीवर्ड को समझेंगे, ताकि जो है आने वाला चैप्टर में हम बार बार इसका हम यूज करेंगे कीवर्ड्स का। ठीक है, चलिए उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। जैसे ये चीज है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो उस हेडिंग का मतलब आप समझने का प्रयास करें, और यदि आप उस हेडिंग का मतलब समझ जाते हो तो आपका 50% काम हो जाता है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो। आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि इन चीज़ों के बारे में ही हमको जानकारी लेनी है। ठीक है, तो चलो पहले हम देखेंगे कीवर्ड्स को, उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या इसमें ये नेशनलिज्म का मतलब क्या क्या होता है। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिपब्लिक। ये आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ये वर्ड से फैमिलियर हो गए। रिपब्लिक, रिपब्लिक होता क्या है, तो हम सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करें तो रिपब्लिक होता है कि एक ऐसा गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे, उस गवर्नमेंट को बनाने के लिए जो लीडर्स आएंगे, वो लीडर्स जो होंगे, वो लीडर्स कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे, यानी उनको हम लोग चुन करके भेजेंगे। ठीक है, यानी जो सरकार बनेगा, जो हमारी सरकार बनेगी, वो हेड होंगे पूरे नेशन का, और वो जो हेड होंगे वो इलेक्टेड होंगे। उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं भी समझ में आई होगी या कहीं भी मैं असमर्थ अगर रह जाऊं आपको समझाने में, तो आप कमेंट जरूर करना, ताकि मैं जो है उस चीज पर फिर से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा चीज देखते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक उदाहरण दे। मान लीजिए कि कोई एक क्लास है, मान लीजिए आप ही का क्लासरूम है, उस क्लासरूम में मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, और मैं जो बोलता हूँ वही करना है आपको। ठीक है, मेरे अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं बोल सकते, आप सही भी हो चाहे गलत भी हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। जो मैं बोला वही सब सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सब सही है। ठीक है, कोई अंकुश मेरे ऊपर लगाने वाले नहीं है, कोई रोक लगाने वाले नहीं है। उस टर्म को मैं कहता हूं एब्सोल्यूटिस्ट। क्लियर, तो हम देखेंगे 17th 20th सेंचुरी में कुछ यूरोप ऐसे शासन से गुजर रहा होगा जहां पर
वैसे शासक होंगे जिनके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होगी, कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है कि राजा और रानी का जो शासन होता है उसको बोलते हैं मोनार्की। और इसी मोनार्की के अगर हम लोग यूज कर दें एब्सोल्यूट मोनार्की, तो कहने का मतलब है वैसा राजा रानी का शासन जहां पर वैसे राजा रानी पर कोई अंकुश नहीं लगेगा, वो जो बोलेंगे वही कानून होगा, वो जो करेंगे वो सब सारा सही होगा। अब सोचो ऐसा कंडीशंस बन रहा है यूरोप में, तो लोग क्या खुश होंगे, नाराज होंगे? क्या अपनी फरियाद जो है राजाओं तक पहुंचा पाएंगे? और राजा क्या उस चीज को मानेंगे? क्या आप बिलीव करते हो? मेरे ख्याल से तो नहीं। और इसी कारण से जो है हम देखेंगे कि उथल पुथल जो है यूरोप में मचने वाली है। तो सेकंड, अब जो है नेक्स्ट है इथोपियन। इथोपियन को कहने का मतलब है, अगर हम एक सरल शब्द भाषा बात करें तो राम राज्य। ठीक है, राम राज्य ये होता है। राम राज्य कैसा राज्य था? हम लोग सब बात करते हैं कि राम राज्य क्या है, तो राम राज्य कैसा था? जहाँ की प्रजा जो है खुश थे, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। अगर प्रजा अगर दुखी हो जाते थे तो उसको देख करके राजा भी दुखी हो जाते थे। मतलब राजा जो है हर संभव प्रयास करते थे कि मेरी जनता जो है खुश रहे, कोई नाराजगी उनके अंदर नहीं रहे। तो ऐसा समाज को हम लोग कहते हैं इथोपियन। तो इसको तो आइडियलिस्टिक हम कहेंगे। क्या ये आज की डेट में ऐसा फिट होगा? 100% नहीं होगा। तो उसी सोच को हम लोग बोलते हैं इथोपियन। क्लियर? आप सब डेफिनेशन देख रहे होगे, उसको रखना है। ठीक है, अब है सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहाँ देख रहे होगे ये सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक सोशलिस्ट और दूसरा चीज बना हुआ है रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट को पहले हम लोग समझेंगे। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि वैसा समाज, वैसा देश जहां पर कोई अमीर और गरीब की खाई ना हो, दोनों इक्वल होंगे। जो पैसा होगा जो वहां पर जनरेट होगा, जो कमाएंगे लोग, सब इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट। और रिपब्लिक का मतलब हम बता चुके हैं कि वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर एक हेड होगा देश का, और वो हेड कैसा होंगे? इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे। नॉमिनेटेड का मतलब और इलेक्टेड का मतलब दोनों अलग अलग है। ठीक है, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड का अलग अलग मीनिंग है। नॉमिनेटेड का मतलब होता है कि नामित किया, मान लीजिए हम किसी को मॉनिटर बना दिए, ये ऐसे मॉनिटर होगा, तो हो गया नॉमिनेटेड। लेकिन अगर हम मॉनिटर बनाने के लिए वोटिंग करा लें, दो चार लड़के आ जाए कि कौन कौन मॉनिटर बनना चाहता है, तो कुछ बोलोगे इसमें इसमें, तो जो ज्यादा लड़के पसंद करेंगे वही आपके क्लास का क्या होता है? मॉनिटर बनते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्टेड। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सोशलिस्ट रिपब्लिक होता है, जो हेड होंगे वहां पर कैसे हेड होंगे? वो इलेक्टेड होंगे। तो ऐसा समाज को हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब लास्ट हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं ये है आपका कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंजर्व करना, सुरक्षित रखना। तो किस चीज को सुरक्षित रहेंगे? तो कुछ समाज के ऐसे वर्ग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि पुरानी चीजों को हम खत्म नहीं होने दें, उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि वो पुरानी चीजों में बिलीव करते हैं। तो वैसे लोगों को बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो जो यूरोप में लोग थे, वैसे लोग क्या बचा के चाहते थे? बचाना क्या चाहते थे? क्या कंजर्व करना चाहते थे? ट्रेडिशन जो थी उनको चेंजेस नहीं होना चाहने देते थे। जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके, यानी जैसे चर्च थे, तो चर्च को वो हटाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उनके जो कस्टम्स थे, ये सारी चीजों को क्या करते थे? सुरक्षित रखना चाहते थे। तो ये मतलब ये वर्क चाहते थे कि चेंजेज हो सोसाइटी में, लेकिन अचानक से कोई चेंजेज नहीं हो, धीरे धीरे चेंजेज हो। अचानक से सब कुछ सिस्टम को चेंज करना ये पसंद नहीं करते थे। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई होगी ये कीवर्ड्स। आगे यही सब कीवर्ड्स को हम चर्चा में यूज करेंगे। तो 10 मिनट मेरा केवल कीवर्ड्स में लग गया, इसके लिए सॉरी। चलिए, क्योंकि बताना जरूरी भी था। अब हम लोग आते हैं नेशनलिज्म होता क्या है। जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस मार्क, तो यहाँ मैंने कुछ फिगर भी बना रखा है, उस फिगर के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप लोग सब बोलते हो ना कि सोशल साइंस सर बहुत हार्ड है। कि हार्ड इसलिए होता है क्योंकि आप रटने की जो व्यवस्था बना रखे हो अपने आप में, इसलिए हार्ड लगता है। लेकिन अगर मेरे प्रिय विद्यार्थियों एक बार अगर चीजों को समझ लोगे, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो ये कोई हार्ड नहीं होता है, कोई कठिन नहीं होता है। क्योंकि इसीलिए अब जो है एसएसटी टर्म खत्म कर दिया गया है। अब एसएसटी के बदले में क्या हो गया? साइंस हो गया है। यानी सोशल भी है और साइंस भी है, स्टडी खत्म हो गया एसएसटी।
ठीक है। तो सोशल साइंस है, तो यहाँ साइंस अगर अपना लगाते हो तो बात आपकी बन जाती है। ठीक है, तो साइंस में आप लोग क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, कंक्लूजन निकालते हो। बस यहाँ भी हमको ऑब्जर्वेशन बढ़िया से करना है और लास्ट में कंक्लूजन निकालना है, आपका काम आसान हो गया। तो देखें यहाँ फनी तरीके से हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश भी करेंगे, तो थोड़ा आसान ईजी हम बनाने का प्रयास किए हैं इस वीडियो को। तो देखो यहाँ पर एक वीडियो मैंने बनाया है, फोटो बनाया है। एक फोटो में आप जैसे देख रहे होगे, ठीक है, क्या यहाँ पर देख रहे हो कि एक जो है सूखा पेड़ है और यहाँ जो है ग्रीनरी पेड़ है। ये सूखे पेड़ को लोग देख करके यहाँ के लोग जो क्या हैं, उनके आंखों से क्या आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर देख लो एक स्माइली फोटो है, इस ग्रीनरी पार्ट को देख करके इनको खुशी महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था जो बनी होगी उसको देख करके यहाँ पर जो हरियाली आई है, यहाँ जो व्यवस्था बनी है जिसके कारण यहाँ सारा सूखा हुआ है। ठीक है, इसलिए लोग यहाँ पर नाराज हैं। ठीक उसी प्रकार जो है हम सोसाइटी में भी देखेंगे कि कुछ जो है वहाँ पर नाराजगी आती है किसी कारण से। तो और देखें दूसरा एक सिनेरियो है, उसको भी समझे। इस सिनेरियो के माध्यम से तब हम समझ में आ जाएगी आपको कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो एक घर है, मान लीजिए ये एक घर है, ये दूसरा घर है। इस घर में क्या है, इस घर में देख रहे होगे कि एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर जो है कुछ मेंबर्स रह रहे हैं। यही मेंबर्स मिल करके क्या बना रहे हैं, हमारी फैमिली बना रहे हैं। ठीक है, फैमिली बना रहे हैं, इन्हीं को फैमिली कहते हैं कुछ मेंबर्स को। और ये फैमिली मेंबर्स जो होते हैं आपस में क्या शेयर करते हैं, शेयर करते हैं एक कॉमन लैंग्वेज, एक उनकी अपनी कॉमन ट्रेडिशंस होती है जो सभी फॉलो करते हैं। एक जो है उनका जो है कस्टम्स जो होगा, ठीक है, उनकी जो कॉमन हिस्ट्री होगी, सब एक होगा। ठीक, तो जब सब एक होगा तब सब अपने आप को क्या फील होगा, अपने जो एक दूसरे में क्या फील होगा, अपनत्व फील होगा। सब समझेंगे कि मेरा अपना परिवार ही है। ठीक है, इसलिए सब जो क्या करते हैं, मिल करके रहते हैं, एक दूसरे के प्रति शेयर करते हैं, देखभाल की भावना होती है, केयर की भावना होती है, यही सब जोड़ करके फैमिली बनती है। अब मान लीजिए इस जो फैमिली है यहाँ पर जो मैंने दिखाया, दूसरे फैमिली जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ के मान लीजिए कोई फैमिली को आकर के, मान लीजिए इस फैमिली के कोई भी मेंबर जो है, इस फैमिली के किसी भी मेंबर को जो है अशब्द करता है या लड़ाई हो जाती है किसी कारण से, तो यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं क्या करेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा, इनका रिएक्शन थोड़ा सा अपोजिट होगा कि मेरे घर के मेंबर्स को कि तुम कैसे होते हो, कैसे बोल दिया, तमाम चीज नेगेटिव थिंकिंग आएगी, यानी सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है। यानी अपने फैमिली मेंबर्स को तुम जो है गलत होते हुए देखना पसंद नहीं करते हो। तो ये जो पसंद नहीं कर रहे हो किस कारण से, यानी आप फीलिंग्स है ना कुछ अंदर में कि मेरा परिवार है, उसी फीलिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, परिवारवाद। ठीक है, तो अब इस शब्द से अब समझेंगे नेशनलिज्म होता क्या है। यानी नेशनलिज्म में क्या होगा कि एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होगा, बहुत बड़े पैमाने पर एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होगा, और इस बाउंड्री के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, और यही मेंबर्स क्या होंगे, आपस में सेम लैंग्वेज होगा, सेम कल्चर होगा, ट्रेडिशन होगा, एक कॉमन हिस्ट्री होगी, सबका अपना एक इतिहास रहा होगा। तो ये जो बाउंड्री मैंने बनाया, इस बाउंड्री को मैं कह रहा हूँ नेशन। क्या कह रहा हूँ, नेशन। और जो फीलिंग्स है जो डेवलप हुआ हमारे अंदर इस बाउंड्री को सुरक्षित रखने का, एक दूसरे लोगों के अंदर जो फीलिंग्स हुआ कि ये हम एक ही लोग हैं, उस फीलिंग्स को हम कह रहे हैं नेशनलिज्म। यानी नेशंस के प्रति जो आपका फीलिंग्स हुआ उसी को हम क्या कह रहे हैं, नेशनलिज्म। यानी मैं जो अगर बताऊं, ये घर के मेंबर्स के अंदर जितने भी रहने वाले हैं उनके अंदर जो फीलिंग्स आई थी आपको, उसी फीलिंग्स को मैं क्या कर रहा हूं, नेशनलिज्म। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी नेशनलिज्म। क्योंकि देखो नेशनलिज्म जब तक आप नहीं समझ में आओगे तो चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। नेशनलिज्म एक बार समझ में आ जाएगी तो आप जोड़ते हुए चीज जो है, कनेक्ट करते हुए चीज जो आगे आएंगे उसको आप समझ पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं इतना लंबा समय लिया केवल नेशनलिज्म को समझाने के लिए। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से समझा पाऊं। तो नेशनलिज्म को हम लोग एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, फीलिंग ऑफ वननेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। तो इस चीज को याद रखना।
ठीक है, नेशनलिज्म, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं चैप्टर की ओर हम लोग लौटते हैं। ठीक है, अब चैप्टर पर हम लोग जंप करते हैं। तो चैप्टर में शुरुआत में ही देखोगे कि कुछ फिगर दिया गया, जैसे कुछ आप पिक्चर मूवी देखते हो तो उसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया रहता है ना। इंट्रोडक्शन से आप समझ सकते हो कि हम पिक्चर मूवी देखने वाले क्या है। बस यहाँ भी आपको एक मूवी दिखाई जा रही है एक फोटो के माध्यम से, और उसका जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है एक फ्रेंच आर्टिस्ट होंगे। एक कौन से होंगे? फ्रेंच आर्टिस्ट, जिनका नाम क्या होगा? फ्रेडरिक सोरियो। क्या नाम होगा? फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, वो आप अभी देखोगे फ्रेडरिक सोरियो साहब को आगे बढ़। तो ये कब बना फिल्म? 1848 में। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन भी जाता है एग्जामिनेशंस में, उसको याद रखिएगा। तो अब देखिए उस पिक्चर में क्या है, वो क्या दिखाया गया है, कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ हीरो हीरोइन है, उसको समझना है आप। ठीक है, तो एक स्टेचू होगा। ठीक है, तो स्टेचू किसके रूप में दिखाया गया? फीमेल के रूप में। और ये फीमेल जी के हाथ में क्या है? दो हाथ में अलग अलग चीज है। एक हाथ में जो है टॉर्च है। किस चीज का टॉर्च है? इनलाइटमेंट का, मतलब विज्ञान का, प्रबोध का, लोगों को अब विज्ञान हो रहा है उसकी टॉर्च है। तो टॉर्च का काम क्या होता है? अंधेरा भगाना। तो यहाँ भी जो है लोगों को अंधेरे से अब उजाली की ओर लाएंगे। तो यहाँ अंधेरा में किसको सिंबलाइज करूंगा? जो व्यवस्था बनी थी मोनार्की के द्वारा, वो जो लोग उनसे नाराज थे, अंधेरा था। और इनलाइटमेंट मतलब लोग जो है अब रेवोल्यूशन करेंगे, अब समझ गए थे कि अंधेरा को दूर कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड इनलाइटमेंट। तो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, समझ में आया? अब दूसरे हाथ में क्या है? लोगों का अधिकार क्या होगा, उसका एक घोषणा पत्र होगा। वही घोषणा पत्र को हम लोग बोलते हैं चार्टर। ठीक है, तो घोषणा पत्र है कि क्या क्या अब से जो है लोगों को हम अधिकार देने वाले हैं। अब अंधकार से जब प्रकाश की ओर आए हो तो प्रकाश में आपका क्या क्या अधिकार होंगे, वो दिखाने का प्रयास किया गया है इस स्टेचू के द्वारा। अब दूसरा है एब्सोल्यूटिस्ट, यानी जो देखोगे फिगर में लोग जो है लेटे हुए हैं, बिखरे हुए लोग हैं, है ना, स्प्रेड किए हुए हैं, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। मतलब अब उनका शासन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम लोग प्रकाश में आ गए। यही लोग ने थे जो अंधेरा फैला रहे थे, डार्कनेस था, है ना। तो ये एब्सोल्यूटिस्ट का दिन खत्म हो गया, इसलिए वो पड़े हुए हैं। अब जो नए लोग आ रहे हैं प्रकाश में, उन लोग क्या लेकर के आ रहे हैं? अपने हाथ में नेशनल फ्लैग ले आ रहे हैं। नेशनल फ्लैग क्यों? क्योंकि जैसे सपोज कर लिए आप अपना घर है, अपने घर के अंदर जो है गेट के बाहर जो है क्या लिखते हो? कुछ अपना फैमिली लिखते हो। मान लो जी सिंह फैमिली, मेहता फैमिली। उस सिंह फैमिली, मेहता फैमिली देखने से आपको क्या फील होता है? कि ये हमारा घर है, मेरा अपना घर है, एक फीलिंग्स आती है। लोग देखकर भी समझ जाते हैं अच्छा ये मेहता जी का, सिंह जी का या सिन्हा जी का घर है, यही ना। तो उसी तरह एक पहचान बन गया। वो नेम प्लेट जो है आपका जो बाहर निकाली, वो आपका घर के लिए एक पहचान बन गई। इसी तरह से जो आप एक नई बाउंड्री बना रहे हो, इस नई बाउंड्री के अंदर जो एक तरीके के लोग रहोगे, तो इसकी भी एक पहचान होनी चाहिए। तो पहचान कैसी होगी इस बाउंड्री का? तो एक यहाँ पर फ्लैग लगा दीजिए। ये आपको देख करके लोग समझ जाएंगे अच्छा ये फ्लैग का आदमी है, ये नेशन का आदमी होगा, ये नेशन के लोग होंगे, तो वो नेशनल फ्लैग है। तो यहाँ पर सारे लोग अपने अपने नेशनल फ्लैग के साथ आएंगे। जैसे फ्रांस भी अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, उनका कलर कैसा था? ट्राई कलर, 3 कलर का था। कौन कौन सा? व्हाइट, रेड और ब्लू। तो ये हल जो होता है, पेरिस के लोग जो होते थे वहां पर सबसे ज्यादा ब्लू कलर होते थे। तो यानी पेरिस के लोगों को इंडिकेट करने के लिए रेड और ब्लू कलर से वहां पर इंप्लाइज किया है। और व्हाइट जो है वहां के जो राजा होते थे उनको सिंबलाइज करने के लिए व्हाइट से करते थे, तो इसलिए व्हाइट, रेड, ब्लू। क्लियर? अब आते हैं कुछ क्राइस्ट थे, सेंट्स थे और एंजल्स थे जो ऊपर से सारा नजारा देख रहे हैं। क्या नजारा देख रहे हैं? कि स्टेचू है, स्टेचू के तरफ जो है चारों तरफ से जो है लंबे कतार में लोग निकले पड़े हुए हैं झंडे के साथ। क्यों? क्योंकि उनको भी अधिकार चाहिए, उनको भी नेशन चाहिए, अपना एक बाउंड्री चाहिए जहां पर लोग एक जैसे लोग बोल पाए, एक जैसा भाषाएं हो, एक जैसे जो है समानताएं हो। एक समानताएं में क्या हो? एक जैसे उनकी कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, रिलीजन हो। तो वैसे उन लोग बाउंड्री चाहते हैं नेशंस बनाने के लिए। ये स्टेचू के सामने से निकलते हैं और ये सारा उनको देख करके ब्लेसिंग करते हैं। चलो इस नेक काम में आपको शुभकामना है। सभी नेशन में क्या बने? फ्रैटर्निटी बने, लिबर्टी बने, यानी सभी लोग जो व्यवस्था बनी है उससे आप लोग आजादी पाओ। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो इस चीज को आप लोग देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो है आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे और उसको भी देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में बातें आ रही होगी। और अगर यदि नहीं आ रही होगी तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो लिख मैंने बताया वही सोरियो साहब आए हैं। वो क्या कल्पना कर रहे हैं? इथियोपियन विजन, जैसे मैं बताया राम राज्य जैसा वैसा आदर्श
समाज करना चाहते हैं जहां पर लोग क्या हो, उनका एक अपना एक नेशंस हो जो पहचाने जाएं। किसके पहचाने जाए? नेशनल कॉस्ट्यूम के द्वारा और फ्लैग के द्वारा। वहां अपने का जो वहां का जो पहनावा है, जो झंडा है, उसके अनुसार पहन किया जाए। तो क्या ये इतना आसान होगा यूटोपियन विजन बनाने जो सोरियो साहब देख रहे हैं? नहीं, इसको पाने के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, रेवोल्यूशंस होंगे तब जा करके जो है ये व्यवस्था खत्म होगी। और जो यूटोपियन जो विजन्स जो देख पा रहे हैं सोरियो साहब, थोड़ी हद तक जो है हम लोग पा पाएंगे यूरोप में 17th-18th सेंचुरी में। ठीक है, तो आइए अब जैसे हम लोग देख लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज ए फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। यानी 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो यानी फीलिंग्स था नेशन के प्रति, जिसको हम नेशनलिज्म कर रहे हैं, वो एक ऐसा ताकत के रूप में उभरा जो यूरोप में जो ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी उसको चेंज कर दी। यानी पॉलिटिकल के क्षेत्र में और लोगों के मेंटल के क्षेत्र में सारा चेंजेस कर दिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि एक जो कल्पना हम देखे थे सोरियो साहब, नेशन स्टेट के रूप में निकल गया। ठीक है, किससे नेशन स्टेट निकला? तो नेशन स्टेट कैसे बना और पहले क्या था? तो पहले क्या था? सिस्टम थी मल्टीनेशनल डायनेस्टी। मल्टीनेशनल डायनेस्टी का मतलब होता है यूरोप में जो है बहुत सारे बड़े बड़े जो है डायनेस्टी बना हुआ था। ठीक है, मान लीजिए कि एक कोई कंट्री है, इसको भी जीत करके रखा हुआ है, तो ये जो ए और प्लस बी यहाँ के जो लोग हो जाएंगे, यहाँ पर भी इसका शासन होगा, ए का शासन बी के ऊपर होगा। जो लोग यहाँ पर गए, तो जो बी के लोग होंगे यहाँ तो अलग अलग भाषाएं होंगे, अलग अलग ट्रेडिशन रिलीजन होंगे, यहाँ भी अलग अलग है। तो इतने लंबे चीजों पे इसी को बोलते हैं मल्टीनेशनल डायनेस्टी। तो ऑब्वियस है कि यहाँ के लोग तो विद्रोह करेंगे। क्यों विद्रोह करेंगे? क्योंकि इनकी बोली भाषाएं सब अलग अलग हैं, लेकिन थोपी जा रही है ए के द्वारा कि नहीं भाई मेरी बोली, मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज को तुमको बोलना पड़ेगा। तो ये संभव कैसे होगा? यानी इनकी पहचान कहीं कहीं छुप जा रही है। इसलिए जो है आगे चल करके ये क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे और एक अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान बनाने के लिए रेवोल्यूशन करके नेशन स्टेट बनाने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे। अब जो है देखते हैं पहला टॉपिक जो आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे जो है नेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के आता है। और मैं बता दूं कि यूरोप में फ्रांस ही एक ऐसी कंट्री रही है जहां पर जो है पूरे यूरोप को और पूरे एशिया को, यानी अगर हम कहें पूरे देश को प्रभावित किया था अपने रेवोल्यूशंस के द्वारा। बहुत सारे चेंजेस लेकर के फ्रांस लेके आया था। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें डिटेल पढ़े होंगे। लेकिन फिलहाल जब इस क्लास 10th में भी थोड़ा सा समझने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशंस दे दिया, तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्रांस रेवोल्यूशन क्या किया था कि यहाँ पर चेंजेस लाया था। क्या चेंजेस लाया था? पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेकर के आए थे फ्रेंच रिवोल्यूशंस। तो हम देखेंगे क्लास 9 पे पढ़े, डिटेल नहीं करूंगा, बार मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल कैसे चेंज हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या हुआ था वो हमने देख चुका था। तो यानी ये जो चेंजेस जो हुआ वो क्या कर दिया, यानी जो सत्ता थी, प्रभुसत्ता थी, यानी जो ताकत थी रूलर के पास, उससे हटा करके ये ताकत किसको दे दी गई? लोगों को दे दी गई, यानी फ्रेंच सिटीजन्स को दे दी गई। जो ताकत थी, सत्ता की ताकत जो राजा के पास थी, मोनार्की के पास था, उसको खत्म करके अब जनता के पास ताकत आ जाती है। तो जनता के पास ताकत कैसी आएगी? यानी उनके पास क्या आ जाएगा? पावर ऑफ वोटिंग। पावर ऑफ वोटिंग, यानी वो अब वोट कर सकेंगे, राइट टू वोट उनके पास ये ताकत आया। और ये अपने पसंद से जो है कोई भी लीडर को चुन करके हेड बना सकते हैं। उसी को तो हम क्या कर रहे थे? रिपब्लिक। यही ताकत जो है लोगों को दे दिया गया। ठीक है, और ये कहां से आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में आया। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस जो है लोगों को एक करने का, उनके मन में जो है नेशनलिज्म का जो पार्ट पढ़ाया गया लोगों के बीच में, वो कैसे किया गया, क्या क्या लोग किए। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है हमने
चार्ट बना करके आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। और जब आप आंसर भी लिखोगे तो इसी तरीके से लिखोगे। जब हायर तैयारी करने जाओगे किसी भी IAS IPS या किसी भी चीज़ में, तो ये आंसर लिखना है। और आज के डेट में भी अगर जो बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका, अगर इस तरह से चार्ट बना करके भी लिखते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, टाइम बचत होती है ना, और इफेक्टिव आंसर राइटिंग भी हो जाता है। तो प्रैक्टिस हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। नया वे ऑफ राइटिंग है, न्यू वे ऑफ राइटिंग, राइट। तो देखिए आइडियाज ऑफ प्रैक्टिसेस क्या किया कि जो है नेशनल फ्लैग बना लिया, अपनी एक पहचान बनाया, जो मैंने बताया व्हाइट ब्लू रेड बनाया, ट्राई कलर अपना लिया। ट्राई कलर पहले दूसरा था जो राजा के पास, उसको हटा करके जो है नया रूल जब आया तो ये अडॉप्ट कर लिए हम लोग। फिर यूनिफॉर्म जो है हम लोग वहाँ पर जितने भी है मेजर्स हैं एडॉप्टेड हम लोग किए, वेट्स एंड मेजर्स, यानी जो नाप तौल था, नापने जो किसी चीज़ को नापना है, मापना है, तो उसके लिए भी अलग व्यवस्था की। पहले अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, है ना, अब एक कर दिया। कॉमन लैंग्वेज यानी फ्रेंच लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिए सारे लोग। लोगों को अब सिटीजन्स कहने लगे, है ना। सिटीजन्स का कहने का मतलब ही हो गया हम लोग सब एक नागरिक हैं, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन पहले ये ऐसा चीज़ नहीं होता था। राजा अपने स्टेटस अरिस्टोक्रेट्स लोग जो थे अपने आप को शो करने के लिए अलग ही कहलाते थे, सिटियोन कहलाते थे, लेकिन उसको कहला के सिटीजन्स कहने लगे, है ना। फादरलैंड जो है लोगों को कहने शुरू करेंगे, यूनिफॉर्म लॉज आने लगेंगे, है ना, वहाँ पर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन आने लगेगा। ये सारी चीज़ें जो है चेंजेज वहाँ पे आ जाएगा फ्रेंच लोगों को। जब ये सारे एक कॉमन कर दिया लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच में क्या आ गया, फीलिंग्स आ गया एक होने का। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से इसको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि एक कोई ए जगह है और ये कोई जो है बी जगह है, ठीक है, और ए और बी जगह है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर ए जगह पे मान लीजिए 5 लोग हैं और बी में भी जो है 5 लोग हैं, क्लियर। लेकिन ये 5 लोग में जो है अलग अलग भाषाएं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। और लेकिन ये जो बी वाली जगह है यहाँ पर सारे जो है एक ही भाषाएं, एक ही ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम सब जो है फॉलो करते हैं। तो बताइए कौन लोग जो है अच्छा फील करेंगे, कहाँ पर सिचुएशन अच्छी रहेगी, ए की बी पर, ऑब्वियसली बी पर अच्छा रहेंगे। इनके क्यों, अगर मान लीजिए कि अगर कोई बी के ऊपर कोई हमला करता है, बी के ऊपर कोई हमला करता है, कोई कंट्री अगर हमला करता है, तो यहाँ के जो लोग हैं क्या करेंगे, सारे 5 जो लोग हैं, 5 लोग के मन में जो भावना जगेगी वो एक होगी कि अलग अलग होगी। और ए के ऊपर भी कोई आक्रमण करता है तो यहाँ पर जो फीलिंग्स होंगे 5 लोगों के बीच में सेम होगा कि अलग अलग होगी, बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग रिएक्शन आएगा। लेकिन यहाँ सेम रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा कि नहीं, हमारे ऊपर कंट्री हमला किया है, चलो हम लोग सब यूनाइट हो जाएं और हम लोग जो है अपने देश के लिए रक्षा करें, ठीक है। तो ये जब कॉमन आइडेंटिटी आपके अंदर आ जाती है, जब कॉमन आइडेंटिटी आ जाती है तो लोग के मन में एक हो जाते हैं। और जब एक हो जाते हैं तो वही तो मेरा कहलाता है नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये चीज हो गया नेशनलिज्म का पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रिवोल्यूशनरीज जो हैं वहां पर और क्या क्या करते हैं। कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेस होता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेस होता है इसकी चर्चा पूरे अलग अलग यूरोप के अलग अलग कंट्री में होने लगती है। और वहाँ भी जो है लोग चाहते हैं कि जो शासन व्यवस्था है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्पोटिज्म, ये डिस्पोटिज्म को खत्म करना चाहते हैं। यानी निरंकुश शासन जो है, निरंकुश का मतलब होता है कि उस पर कोई अंकुश न लगा सके, कोई रोक न लगा सके, दैट इज कॉल्ड डेस्पोटिज्म। तो जहाँ भी जैसे स्विट्जरलैंड होगा, होलैंड होगा, है ना, ये सारी जगह पर जो है यहाँ के लोग जो है फ्रांस से जो है प्रभावित होते हैं और लोग चाहते हैं कि वहाँ के भी जो है आर्मी हमारे यहाँ आए और हमारी मदद करें में डिस्पोटिज्म से छुटकारा पाने के लिए। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उनका मकसद भी यही था कि हम तो अपने देश में रेवोल्यूशंस ला करके जो व्यवस्था थी उसको खत्म किए हैं, और बगल वाले देश भी जो है, अगल बगल जो देश है वहाँ पे भी जो शासन है उसको भी खत्म हम लोग करें। ऐसा क्यों कि मान लीजिए कि आप अपने घर को जो है बढ़िया से साफ सुथरा रखें और आपके पड़ोसी हैं जो है पूरा जो है गंदा रहते हैं, तो क्या आप उम्मीद करते हो कि आप जो है सुरक्षित रहिएगा? नहीं रह पाइएगा। क्यों नहीं रह पाइएगा? कि चारों ओर गंदगी है, केवल आप घर अपना साफ करके तो आप तो स्वच्छ नहीं सकते हैं, आपके बाहर में तो गंदगी ही गंदगी है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घर के साथ साथ अगल बगल की गंदगी को भी साफ करना पड़ेगा, तभी जो है आप क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ भी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मकसद होता था कि यहाँ पर सफाई करें, ठीक है। तो सफाई कैसे करेंगे,
तो अपने देश में तो हुआ ही हुआ है, साथ साथ में जो क्या कहते हैं अगल बगल जो देश है वहां पर भी हमको जो डिस्पोटिज्म को काम खत्म करने के लिए, इसलिए जो है फ्रेंच आर्मी जो है हमेशा तैयार होती थी कि जहां पर भी मुझे हेल्प लिया जाएगा मैं वहां जाकर के हेल्प करूंगा और उस सिस्टम को चेंज करूंगा, तभी जो है मेरे यहाँ जो शासन व्यवस्था चेंज हुआ है लंबे समय तक बना रहेगा। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ के फ्रेंच आर्मी को किस रूप में यूज किया जाता था, यहाँ पर हार्बिंजर्स के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, हार्बिंजर्स के रूप में यूज किया जाता है। हार्बिंजर्स मतलब क्या हुआ, मसीहा के रूप में उनको वेलकम किया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ भी जो है रेवोल्यूशंस जो है मदद कीजिए रेवोल्यूशंस लाने में और सत्ता जो बनी हुई है उसको चेंज कीजिए। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि यहाँ पर क्या है, मजेदार की बात यहाँ मैं बताऊं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसा रेवोल्यूशन था, 360 डिग्री थी कि यानी जहां से हम लोग चले और वहीं पर आके रुक गए। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन किस लिए स्टार्ट हुआ था, जो वहां मोनार्की थी, जो राजा रानी का रूल था, लोगों को पसंद नहीं था, उसको खत्म करने के लिए यहाँ रेवोल्यूशन आया। लेकिन हम लोग देखेंगे घूमते 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 जो है शासन जो है फिर वहीं पर आ गया, यानी मोनार्की ही फिर जो है अंत में आ जाती है कहां पर, फ्रांस में। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रू रेवोल्यूशन और 360 डिग्री रेवोल्यूशन फ्रांस को। तो यहाँ नेपोलियन जो है लास्ट जो है हमारा मोनार्की है, नेपोलियन के रूप में आ जाता है फ्रांस में। लोग जो है लड़े थे यही मोनार्की को खत्म करने के लिए, लेकिन नेपोलियन खुद मोनार्की बन जाता है, एम्परर बन जाता है, शासक बन जाता है। लेकिन लोग अभी इससे नाराज नहीं होते हैं। क्यों नहीं नाराज होते हैं? लोगों को केवल क्या चाहिए, अच्छा शासन चाहिए। और नेपोलियन इस चीज को बढ़िया से जानता था, इसलिए वो क्या किया कि लोगों को जो प्रॉब्लम था सॉल्व करना शुरू कर दिया और खुद जो है अपना राजा बन गया। तो लोग भी खुश हुए कि बन जाओ राजा, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको जो चाहिए तुम दे ही रहे हो। तो दोनों का लाभ यहाँ पर हो रहा है। तो नेपोलियन ने क्या किया, यहाँ पर दो क्षेत्र में जो चेंजेस लाने का प्रयास करेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाएगा और एक पॉलिटिकल चेंजेस लाएगा। और ये दोनों को अगर कंबाइन कर दे, यही दोनों चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, नेपोलियनिक कोड कहते हैं। कब लाया गया, 1804। तो हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल चेंजेस में क्या क्या किया। ये क्या किया कि जो भी आपका पहले क्या था कि अगर मेरा बेटा राजा है, मैं राजा हूं तो मेरा बेटा भी राजा होगा। अगर मैं टैक्स नहीं देता हूं तो मेरे खानदान का लोग कोई भी टैक्स नहीं देगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो कुछ छूट थी, ये जन्म से ही छूट थी। भले ही आप नालायक हो, मेरा बेटा नालायक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छूट थी वो छूट मिलती ही चली जाएगी। तो इसको जो है नेपोलियन साहब ने खत्म कर दिया था। बहुत अच्छी चीज है, जनता अब खुश है कि जन्म के आधार पर अब किसी को छूट नहीं मिलेगी, बल्कि सभी को अब इक्वल ट्रीट किया जाएगा। यानी इक्वलिटी बिफोर लॉस, यानी जो कानून बनेगा उसके समान जो है सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। अब थर्ड क्या है, यानी जो संपत्ति का अधिकार है, यहां भी जो है नेपोलियन साहब बोल दिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मान लीजिए ये कोई जमीन है, ये इस पर आप जो है वो कुछ चीज का फसल उगा रहे हो, तो ये आप नहीं मानिए कि आपका ये जमीन है। मैं अगर मोनार्की हूं तो मैं जब भी चाहूंगा तो आपकी जमीन को छीन सकता हूं, ले सकता हूं। ये आपकी संपत्ति नहीं है, राजा की संपत्ति है। लेकिन नेपोलियन साहब ने इसको खत्म कर दिया। तो लोग खुश क्यों नहीं होंगे, इतने सारे चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, तो चेंजेस बहुत लोग खुश हो गए। अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में हम लोग देखेंगे कि ये इसने क्या क्या किया और लोग खुश क्यों हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जैसे हमने देखा फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या चीज होता है, इसको समझेंगे। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए कि राजा होते थे तो बहुत बड़े क्षेत्र का राजा होते थे। मान लीजिए कोई ए कंट्री है, ये कंट्री कोई बी है, इतना दूर तक इनका जो है शासन चलता है। ठीक है, तो राजा को इतना दूर तक ए कंट्री तो संभाल ही नहीं रही है, तो बी कंट्री को कैसे संभालेंगे, इतने दूर तक कैसे जाएंगे। तो इन लोग क्या करते थे कि और मान लीजिए चल भी जाए तो अगर कोई आर्मी रखते थे, उनके लिए खर्चा भी बहुत जरूरत पड़ती थी राजा मैंने आर्मी को मेंटेन करने के लिए। तो राजा ने एक कॉन्सेप्ट उसमें निकाला क्या कि मान लीजिए बी जगह कोई है, ठीक है, या कोई सी जगह है, वहां के कुछ लोगों को क्या करेंगे, लैंड प्रोवाइड कर देंगे, जमीन दे दी जाएगी। और जमीन जो है उनको दे दिया जाएगा, तो यहाँ से जो भी उपज होगा उससे तुम टैक्स रखो, और टैक्स जो होगा उससे तुम कुछ सैनिक रखो। और ये सैनिक जो है जब राजा को जरूरत पड़ती थी कहीं दूसरे वार के लिए या लड़ने के लिए, तो यही लोग जो है राजा को क्या करते थे, सैनिक प्रोवाइड कराते थे, आर्मी प्रोवाइड करते थे। इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म सिस्टम।
इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म सिस्टम। ठीक है, यानी सामंतवादी सिस्टम। तो राजा का भी काम आसान आ गया कि खर्चा कम पड़ा और दूसरे लोगों को भी क्या हो गया। लेकिन इस फ्यूडलिज्म सिस्टम से हम देखेंगे कि लोगों पर यानी क्या प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। यानी जिसको जमीन दी गई, यही कॉन्सेप्ट आकर के क्या निकलता है, जमींदार का सिस्टम निकलता है। यानी लोगों को अब एक्सप्लॉइट करेंगे, टैक्स हाई कर देंगे। क्यों है टैक्स हाई कर देंगे, क्योंकि हमको ज्यादा सैनिक रखना है, राजा कब मांग देगा। ठीक है, राजा को टैक्स भी देना है, सैनिक भी देना है, तो अपना प्रॉफिट रखने के लिए जो है लोगों पर टैक्स रखना चाहिए। तो ये सिस्टम डिटेल नहीं जाएंगे, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि डिटेल चला जाता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तो ये आप लोग देखेंगे भी नहीं कि इतना लंबा वीडियो बना रहे हैं सर। ठीक है, फ्रीड फ्रॉम पीजेंट्स फ्रॉम एंड सर्वडम। ठीक है, यानी जो वहाँ के जो पीजेंट्स थे वहाँ से सर्वडम से उनको मुक्ति दे दी। सर्वडम मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर में क्या होता है कि मतलब मेरे अंदर अब गुलामी कर दी। जैसे आपने जो है वो मूवी देखी होगी बाहुबली, जिसमें एक कटप्पा नाम का जो व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या करता है, गुलामी करता है। ठीक है ना, उसके हर गुलामी अपने मालिक 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 बोलते रहता है। ठीक उसी तरह से यह सर्वडम है, यानी अब मुक्ति से क्या कर दिया, पीजेंट्स को मुक्ति दे दिया कि भैया कोई सर्वडम में गुलामी नहीं, तुम अपना खेत लो, तुम अपनी खेती करो। तो बहुत सब खुश है भाई। गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड्स क्या होते हैं, यानी मर्चेंट्स का जो समूह होता है, मर्चेंट्स यानी व्यापारी का जो है एक ग्रुप होता है, उसी को हम लोग गिल्ड कहते हैं। यानी गिल्ड लोगों का पहले जो है, मान लीजिए कोई एक जगह है, कोई बी जगह है, यहाँ पे कुछ व्यापारी का ग्रुप है, यहाँ पे कुछ व्यापारी का ग्रुप है, यानी गिल्ड है। तो ए वाला बी में नहीं जा सकता था, बी वाला ए में नहीं जा सकता था। अगर आता जाता तो उसके लिए भी बहुत ही हेवी टैक्स और हेवी जो है ड्यूटीज चुकानी पड़ती थी। लेकिन नेपोलियन साहब ने कहा कि हमारा एक ही क्षेत्र है, हमने नेशन बनाया है, तो ये मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्शन है इसको खत्म कर दिया कि कोई भी यहाँ से वहां जा सकते हो। तो यानी मर्चेंट्स लोग भी खुश हैं इनसे। ठीक है, अब क्या किया, वेट और मेजर भी जो है सब यूनिफॉर्म कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, अलग अलग जगहों पर जाने के लिए अलग अलग वेट होते थे, अलग अलग नापने का तरीका होता था। मान लीजिए कोई कपड़ा अगर आपको नापना है और कोई ए जगह है और ये कोई बी जगह है, यानी कपड़ा जो यहाँ पर नापे 1 मीटर, यही कपड़ा अगर बी में जाओगे तो हाफ मीटर में हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लेंथ में वेरीज हो जा रहा था, मेजरमेंट में तो बहुत दिक्कत होती थी, है ना। वेट में भी मान लीजिए कोई ए जगह है, यहाँ पर 5 सेव चढ़ा 1 केजी में, और कोई बी जगह है यहाँ 1 केजी में 2 ही सेव चढ़ा, तो यहाँ भी वेट्स में भी डिफरेंस हो रहा था। तो ये सारी चीज को जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया नेपोलियन ने और बाधाओं को दूर किया। कॉमन करेंसी चला दिया, मतलब सभी देश के लिए एक, माने सभी क्षेत्र के लिए एक ही करेंसी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसने चेंजेज किया। लेकिन अब ट्विस्ट आने वाली है, जो इतने सारे चेंजेज किया है, यानी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों अगर हम चेंजेस करेंगे तो दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। लोग इस चीज को अब समझने लगे, क्योंकि किसी एक ही चीज में आप जो है कर सकते हैं पॉलिटिकल चेंजेस। तो इसीलिए जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें डू नॉट गो हैंड इन हैंड। क्यों भाई, क्यों दोनों साथ साथ नहीं चल सकती हैं? क्योंकि एक तो पॉलिटिकल चेंजेस आप चेंज करके कुछ लोगों के वर्ग होते थे जो कंजर्वेटिव्स होते थे, उनकी तो आजादी आपने छीन ली, तो कैसे वो आपको बर्दाश्त करेंगे, वो तो अपोज करेंगे ही करेंगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो किया है बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अब देखिए पॉलिटिकल चेंजेस में तो ये चीज किए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है टैक्स बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, लोगों को अब क्या कीजिएगा, सेंसरशिप लगाना शुरू कीजिएगा। ये है क्या, इंक्रीज टैक्सेशन करने का कारण क्या पड़ा, क्योंकि नेपोलियन जो है उसकी अब लालसा जो है अब कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म की ओर चल चुका है। मतलब अब दूसरे देशों को भी अब जीतना चाहता है। अब दूसरे देशों को जीतने के लिए उसको आर्मी की जरूरत होगी। अब आर्मी तो फ्री में खटेगा नहीं, उसको हमको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसलिए क्या कि पैसा कहां से लगेगा, तो लोगों से लेगा। तो लोग से कैसे लेगा, टैक्स बढ़ा दिया। तो अब लोग तो है भाई अब गुस्से में आएंगे, लेकिन चलो टैक्स बढ़ा दिया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंसरशिप का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं राजा हूं और यहाँ पर बहुत सारे जो है पत्रकार हैं, मीडिया हैं, तो मेरे बगैर, मेरे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं छाप सकते हो, ना दिखा सकते हो, मेरी मर्जी के बिना कुछ भी तुम दिखा छपा नहीं सकते हो, तो उसको बोलते हैं सेंसरशिप। ठीक है, तो ये भी लगा दिया राजा, यानी नेपोलियन जो हम कर रहे हैं, अच्छा चीज छापो, मेरे फेवर में छापो, मेरे अगेंस्ट में मत छापना, मत बोलना, तो सेंसरशिप लगा दिया। भले ही वो गलत काम कर रहा है और उसको अच्छा प्रेजेंट करके दिखा रहा है मीडिया लोग, है ना। फोर्स कंस्क्रिप्शन मतलब अब आर्मी में हट्ठे खट्टे लोग जो होंगे, यानी जो भी समाज में जो भी बलिष्ठ लोग होंगे,
उनको क्या करते थे, जबरदस्ती जो है मैस्कुलिन लोग जो होंगे उनको जबरदस्ती पकड़ करके फोर्स में भर्ती कर दिया जाता था। मान लीजिए कोई घर है, उस घर में जो है कोई भी सदस्य जो है फोर्स में जाना नहीं चाहते हैं, अब किसी भी सदस्य को जो है पकड़ करके फोर्स में हमने डाल दिया, तो ये घर वाले नाराज होंगे कि नहीं होंगे कि भाई जबरदस्ती क्या कर दिया, हमको फोर्स में जाना नहीं था, जबरदस्ती जो है मेरे परिवार के किसी सदस्य को जो है ये पकड़ करके ले गया। और नेपोलियन तो वही कर रहा है, यानी सेंसरशिप भी लगा रहा है, टैक्सेशन भी बढ़ा रहा है, लोगों को जबरदस्ती जो है फोर्स आर्मी में भर पड़ रहा है। तो अब लोग जो है इसके प्रति क्या होंगे, नाराज होने लगेंगे। इतनी सी चीज करने के बाद भी जो है अब नेपोलियन का अंत जो है आने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि इनिशियली फ्रेंच आर्मीज वेयर वेलकम्ड एज हार्बिंजर बट इंसिनली हॉस्टिलिटी। क्यों बाद में जो है, जो अभी हमने क्यों विरोध करने लगे, तो अभी जो 3 कारण मैंने बताया उसी को आप लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब कर देना लोगों तक। अगर आप मेरे 200 लोग हो सब्सक्राइबर, अगर 5-5 लोगों को भी शेयर करके सब्सक्राइब कर दोगे तो एक मेरा गुरु दक्षिणा भी हो जाएगा और मुझे एक खुशी मिलेगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आया। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके आधार पर ही मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया हूं और उसको आप करने का प्रयास करेंगे। और जहां कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज कमेंट करना। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।